फाइनली बहुत लोगों को डिमांड था कि सुबह का जो वीडियो आ रहा था थ्योरिकल वाला कॉन्सेप्ट वाला उसको क्यों बंद कर दिए हैं, लाइए लाइए बहुत अच्छा है। तो फाइनली मैंने अब से शुरू कर दिया है और यह आपको एग्ज़ाम होने तक ये वीडियो अब कंटिन्यू जो सुबह में 8 बजे डलता है, अब ये कंटिन्यू आपको डलते रहेंगे, ठीक है, सुबह 8 बजे। और अगर आपको पीडीएफ लेना हो, मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ लेना हो ऐसा थ्योरिकल वाले का, तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। मैं वहाँ पे आपको जो है नंबर दे दूँगा और वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा जब भी क्लास हो जाएगा, और उसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरी चीज़ें आज मैं लेकर आया हूँ 37 नंबर का थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो। सबसे पहले एक बात समझना होगा आपको, मैं 50 से ज़्यादा एमसीक्यू वीडियो कर चुका हूँ जो शाम में 6 बजे डालता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। मात्र एक ऐसा चैनल है जो बहाली आने से पहले भी बहुत सारा तैयारी स्टाफ नर्स के लिए कराया था और बहाली आने पर भी कंटिन्यू जो है वीडियो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 37वां नंबर का यह थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो है। अभी तक 36 वीडियो डाल चुका हूँ। जो लोग देखे होंगे, हर एक दिन हर एक प्रकार के थ्योरी में कॉन्सेप्ट में लाने का प्रयास किया हूँ, तो बहुत चीज़ें सीखे होंगे। दूसरी चीज़ें, शाम में कभी 30 कभी 50 कभी 25 कभी 20 एमसीक्यू लाते रहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो शाम वाला बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। सुबह वाला आपके नॉलेज और कॉन्सेप्ट डाउट को क्लियर करने के लिए होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकता है एपिडेमियोलॉजी ट्राइड से पूछे, और एपिडेमियोलॉजी ट्राइड से क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट बेस होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, फिर दे देगा ए में दे देगा 1 2 3 सही है, बी में दे देगा 1 2 सही है, सी में दे देगा सब सही है, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं सही है। अब जो कंसेप्ट क्लियर होगा वही तो बना पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर कहने का मतलब होता है, एपिडेमियोलॉजी आप लोग को पता है त्रिक विज्ञान होता है, एपिडेमियोलॉजी ट्राई। अब ये एपिडेमियोलॉजी जो होता है आपको पता है, किसी जनसंख्या के बीच में रोग के प्रसार, रोग के नियंत्रण, रोग के फैलने का कारण, इन सब का बीमारियों के बारे में अध्ययन एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। रोग का कैसे नियंत्रण होगा, ठीक है, रोग कैसे फैल रहा है, उस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, एपिडेमियोलॉजी जो होता है, एट्राइड जो है, इसे त्रिक नियम कहते हैं। एट्राइड का मतलब 3 होता है। अब एपिडेमियोलॉजी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में ये कहता है, दुनिया का कोई भी रोग होता है, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी डिजीज आपके या किसी के बॉडी में होता है, उसमें बिना ये 3 कारण के रोग नहीं हो सकता है। इन तीनों कारण में से अगर कोई भी एक कारण अब्सेंट हो गया तो रोग नहीं हो सकता है। किसी में अगर रोग होता है मतलब ये तीनों कारण उसमें उपस्थित होता है, ठीक है, ये तीनों कारक उपस्थित होता है तो उसमें रोग होता है, समझ लीजिए। यही एपिडेमियोलॉजी ट्राइड होता है, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली 3 चीज़ ट्रायंगल बनाता है। एक होता है एजेंट, कारक होता है, एक होता है होस्ट जो मेज़बानी करता है, और एक होता है पर्यावरण से रिलेटेड इन्वायरमेंट। तो एपिडेमियोलॉजी यही ट्राइड 3 बेसिकली चीज़ों पर बेस है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें में आपको समझना होगा, कारक के अंदर कौन आता है, मेज़बान के अंदर कौन आएगा, इन्वायरमेंट के अंदर कौन आएगा, क्योंकि लोग इसी में कन्फ्यूज कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा होस्ट है, या इनमें से कौन सा एक होस्ट नहीं है, इस प्रकार से पूछ देगा। तो आपके सामने कारक है। अब ऊपर ये जितना आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब कारक है। कारक मतलब क्या होता है, एजेंट, एजेंट जिसके थ्रू रोग हो, ठीक है ना। देखिए, कारक, कारक में हो सकता है जैसे बायोलॉजिकल कारक, जैविक कारक, फिजिकल कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट, ठीक है, पोषक कारक, समझ गए, यांत्रिक कारक और सामाजिक कारक। कारक बेसिकली कारण बनता है, कारक जो होता है बेसिकली वो कारण बनता है रोग होने का। अब जितने भी कारक हैं हमारे बॉडी में, जैविक कारक, बायोलॉजिकल कारक, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेज होगा तो बायोलॉजिकल फंक्शन में आ जाएगा, जैविक कारण। भौतिक कारक, हमारे जो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल होता है, फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारा शरीर से रिलेटेड भी बहुत सारे परेशानियां होते रहते हैं गड़बड़ी होने से, तो फिजिकल कारक हो जाएगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं, टूट फूट हो गया, फिजिकल में आ जाएगा।
चोट लग गया, ठीक है। रासायनिक कारक, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल हैं, उस केमिकल में गड़बड़ी होने से भी जो है आपके रोग हो जाते हैं, केमिकल कारण। पोषक कारक, यानी आपके भोजन में गड़बड़ी होगा, पोषण में गड़बड़ी होगा, उससे भी रोग होता है। यांत्रिक कारक, यानी इंटरनल रीजन, उसके रीजन भी होता है। समाज से होने वाला कुछ ऐसे कारण है, वो भी रोग पैदा करते हैं। और रोग का मतलब हर एक प्रकार के रोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसिक रोग भी एक रोग ही है, समझ लीजिए। तो कारक ये सब के सब कारक है जो रोग पैदा करने का कारण बनता है, ठीक है। अब वो तो कारण है भाई, मेजबान, होस्ट। मेजबान क्या है, देखिए ये सब के सब होस्ट है, ये सब के सब होस्ट है, ये जितना आप देख रहे हैं ना, सब के सब होस्ट है। होस्ट मतलब जो मेजबानी करता हो रोग का, जैसे उम्र, लिंग, पोषण, व्यवसाय, रीति रिवाज, अनुवांशिक, जीवन शैली, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शैक्षणिक स्तर। तो बेसिकली मेजबान क्या करता है कि रोग को होने न होने को बताता है। जैसे उम्र, बूढ़े व्यक्ति को जल्दी अटैक कर जाता है, उम्र भी एक फैक्टर होता है। लिंग, अब एक मेल है एक फीमेल है, तो जितना पावर, जितना इम्यूनिटी एक मेल के अंदर है चीज़ें को सहने का, उतना एक फीमेल का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिंग भी निर्धारण कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। पोषण, एक अच्छे पोषण ले रहा व्यक्ति और एक खराब पोषण ले रहा व्यक्ति, दोनों में रोग डिफरेंट होगा। जो अच्छा पोषण कर रहा है उसको रोग थोड़ा सा डेली अटैक करेगा भी, तो देरी से करेगा, लेकिन जो खराब पोषण ले रहा है उसको जल्दी अटैक कर जाएगा रोग। तो कहीं ना कहीं मेजबान भी एक भूमिका निभा रहा है, कारण बन रहा है, ठीक है। रीति रिवाज, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है। अनुवांशिक कारण, जीवन शैली, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है, शैक्षणिक स्तर कैसा है, ये सब के सब रोग में भूमिका निभाता है, मेजबानी करता है, ठीक है। तो ये सब के सब आपके मेजबानी के अंदर आता है, ओके। अब अपन बनता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण हमारे बॉडी के अंदर भी इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट है तय करता है, ठीक है। हमारे आसपास सामाजिक पर्यावरण भी कैसा है रोग पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं ये तीन एजेंट है, ये तीन एजेंट आपको रोग होने न होने में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजी ट्राई। अब आता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी डिजीज का जो मोड होता है, ट्रांसमिशन, संचार, फैलने का जो तरीका, मोड मतलब तरीका, कितने तरीके से रोग फैलते हैं। तो बेसिकली रोग फैलने का दो ही तरीका है, या तो किसी व्यक्ति में डायरेक्ट कोई रोग अटैक करेगा या फिर इनडायरेक्टली रूप से अटैक करेगा। दो ही रोग तरीके होते हैं अटैक करने का, फैलने का, संचारण करने का, ठीक है। जो डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट वाला होता है उसमें डायरेक्ट होगा, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट, आमने सामने है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रत्यारक्षण हो गया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कांटेक्ट से। बिंदु, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, हम उसके सामने बैठे हैं, वो खांस दिया, वो कोई इन्फेक्टियस डिजीज से संक्रमित है, समझ गए, वायरल, बैक्टीरियल, ठीक है, वो संक्रमित है, जैसे टीबी भी है। उसके सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, वो सामने वाला खांस दिया, छींक दिया, डायरेक्ट जो है क्या होगा, सामने जो बैठा है डायरेक्ट उसको इनहेल कर लेगा, तो उससे और इसमें डायरेक्ट आ गया, तो ये बिंदु संक्रामक भी एक डायरेक्ट संक्रामण के अंदर आता है। ये बातें ध्यान में रखिए, ठीक है। संक्रमित मृदा के संपर्क द्वारा, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल। अब मान गए एक संक्रमित व्यक्ति है, वो मिट्टी को छू दिया, मिट्टी में पैर रख दिया, या जहाँ ज़मीन पर बैठा है तो उससे संक्रमित मिट्टी हो गया। और मिट्टी अगर किसी व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आ गया, कोई ऐसे व्यक्ति है जो डायरेक्ट उस मिट्टी, संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आ गया, तो वो व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। मतलब मिट्टी से डायरेक्ट उस व्यक्ति को संक्रमण हो जाएगा, तो वो इन्फेक्टेड सॉइल भी जो है डायरेक्ट इन्फेक्शन फैलाता है, समझ लीजिए। आगे आता है त्वचा या श्लेष्मा कला में इनोक्शन।
इनोक्यूलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, म्यूकोसा में या स्किन में, ठीक है ना। इनकोल्यूशन यानी चुभने से, जैसे समझिए पिन चुभ जाएगा और वो पिन संक्रमित है, कट्टर है, चाकू है, मतलब कोई भी ऐसा संक्रमण चीज़ जो आपके स्किन में म्यूकोसा में टच करे और इन्फेक्शन फैला दे, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है कि बच्चा जब जन्म गर्भ में रहता है तो बच्चा को हर एक चीज़ माँ से डायरेक्ट जो है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा में जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा में जाता है। अब माँ में कोई इन्फेक्शन है तो माँ से डायरेक्ट इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसप्लेसेंटा का जो प्लेसेंटल होता है यानी प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिशन करता है डायरेक्ट माँ से बच्चे में, तो उसे ट्रांसप्लेसेंटल बोलते हैं। तो डायरेक्ट में चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से छूने से हो, हाथ मिलाने से डायरेक्ट संपर्क हो गया, ड्रॉपलेट हो या इन्फेक्टेड सॉइल हो, ठीक है, या म्यूकोसा या स्किन पर इनकोल्यूशन हो या ट्रांसप्लेटेशन हो, ये सब के सब डायरेक्ट इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से फैलना, संचरण करना। अब आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहने का मतलब होता है इन्फेक्शन तो होगा लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट होगा, यानी डायरेक्ट नहीं होकर घूम कर जो है उस व्यक्ति में प्रवेश करेगा। जैसे देखिए वेहिकल वर्न, वाहन जनित। अब व्यक्ति से व्यक्ति में या किसी चीज़ से व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वह अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, यानी वाहन द्वारा। व्यक्ति को वाहन द्वारा अगर इन्फेक्शन फैला तो वाहन तो इन्फेक्शन का जरिया नहीं है, इन्फेक्शन का जरिया जो बनेगा ना वही आपका इनडायरेक्ट होगा। तो जैसे वाहन डायरेक्ट किसी को फैला नहीं सकता है, वाहन तो निर्जीव है, तो वाहन तो डायरेक्ट किसी को इन्फेक्शन फैला नहीं सकता है, वह एक जरिया बनेगा। जरिया कैसा बनेगा? वाहन में बहुत सारे व्यक्ति आकर बैठते हैं, ठीक है, बहुत सारे गंदगी फैला देते हैं वाहन में, तो उससे इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। तो वाहन एक जरिया है, जरिया, समझ रहे हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज, रोगाणुवाहक जनित। अब वेक्टर बोर्न मतलब होता है जैसे बहुत सारे आपको जो है वेक्टर बोर्न डिजीज मिल जाएगा, जैसे आपको मक्खी हो गया, ठीक है, जैसे आपको जो कीट पतंग होता है, कीट पतंग अगर उससे होता है वो सब इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फोमाइट संक्रमण, फोमाइट जनित, वायु जनित, एयर जनित। अब देखिए एयर डायरेक्ट संक्रमण नहीं करता है, अगर एयर डायरेक्ट संक्रमण करने लगे तो फिर हर एक आदमी बीमार पड़ने लगेगा। तो एयर फ्रेश होता है लेकिन कहीं ना कहीं से दूसरे स्रोत से जब वायु दूषित हो जाता है तो जाके हवा इन्फेक्शन का जरिया बन जाता है। अगर हवा स्वच्छ हो, शुद्ध हो तो वो तो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो वो कब इन्फेक्शन फैलाएगा? जब किसी न किसी अन्य स्रोत से हवा दूषित हो जाएगा तो जाके हवा दूसरा व्यक्ति इनहेल करेगा तो संक्रमण फैलेगा। डायरेक्टली तो नहीं फैला रहा है, डायरेक्टली तो हवा आपको नहीं इन्फेक्शन दे रहा है, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। संक्रमित हाथों द्वारा, बाय इन्फेक्टेड हैंड। अब अगर हाथ स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो अगर हाथ को मिलाया जाए, हाथ से छुआ जाए किसी को तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका हाथ गंदा है तो गंदा होने का मतलब है कि आप इन्फेक्टेड आपका हाथ है और उससे कोई व्यक्ति को आप संपर्क करते हैं, हैंड से करते हैं, तो इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। तो इन्फेक्टेड हैंड भी इनडायरेक्ट फैलाता है। देखिए इनडायरेक्ट बेसिकली वह डायरेक्ट रूप से ठीक होता है, वो ठीक है, लेकिन किसी न किसी चीज़ के जरिया से, किसी चीज़ के इफेक्टेड से वो भी संक्रमण फैला देता है, समझ रहे हैं। जैसे मक्खी कहीं से गंदा पर बैठ कर आया, इन्फेक्शन लेकर आया, वो आपके भोजन पर बैठा और भोजन को आप निगल गए तो भोजन दूषित हो गया। दूषित कौन किया? मक्खी किया। तो भाई इनडायरेक्टली मक्खी तो हमारे मुंह में नहीं चल गया, हम भोजन किए
भोजन दूषित है और भोजन से इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन का जरिया कौन बना? वेक्टर यानी मक्खी। तो मक्खी इनडायरेक्ट रूप से हमें इन्फेक्शन दे रहा है भोजन के जरिए। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए? चलिए, तो जो आपका रोग संचरण का दो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्टली किसी चीज़ से हमें इन्फेक्शन मिल रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, चाहे वो मिट्टी से मिले, चाहे स्किन में किसी चीज़ के चुभने लगने से हो, या प्लेसेंटा से हो, या ड्रॉपलेट से हो, या डायरेक्ट छूने से हो। ठीक है। अप्रत्यक्ष में हमें कोई वाहन से इन्फेक्शन हो, वेक्टर हो, फोमाइट हो, हवा से हो, इन्फेक्टेड हाथ को छूने से हो, ये सब के सब इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसका जरिया भले वाहन हो सकता है, भले आपके जो है भोजन हो सकता है, भले वायु हो सकता है, लेकिन ये सब डायरेक्टली नहीं करके कहीं ना कहीं से स्रोत लेकर तब जो है इन्फेक्शन दे रहा है। समझ गए बात को? चलिए, अब एक यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत अच्छा संभावना है आने का। अस्पताल में कचरे का प्रबंध यानी वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट अस्पताल में बहुत सारे अलग अलग कलर के देखते होंगे डस्टबिन रखा होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि इसमें नुकीला कचरा डाले, इसमें गीला कचरा डाले, इसमें फल का छिलका डाले, पेपर डाले, ठीक है, इसमें मानव से जुड़ी हुई अंग को डाले, अलग अलग विन पर लिखा रहता है। तो बेसिकली जो ये वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये अस्पताल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समझ रहे हैं? तो जितने भी रेड बिन होते हैं, लाल डब्बे होते हैं, तो आपके आईवी सेट हो गया, आईवी सेट हो गया, जितने भी सेट वाला है प्लास्टिक का जो बना होता है, एनजी ट्यूब हो गया, आईवी सेट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना, बीटी सेट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हो गया, अन्य सभी प्लास्टिक से बने हुए कैथेटर्स हो गए, ये सब के सब रेड बिन में जाने देना चाहिए। समझ रहे बात को? चलिए, ब्लू बिन, नीला डिब्बा, नीला डिब्बा। अब जितने भी नुकीला सामान आएंगे वो सब के सब ब्लू बिन में डालना चाहिए। जैसे नुकीले सामान में नीडल हो गया, स्कैल्प हो गया, ब्लेड हो गया, जितने भी नुकीले सामान हैं सब के सब हम लोग ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं माय डियर, पीला। अब पीला के मैं बात करूँ तो पीला में बॉडी से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है निकल रहा है वो सब पीला वाला में जाने देंगे। जैसे डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है, ठीक है, उसके बाद एनिमल से निकले हुए रिसर्च से, एनिमल में अगर कोई रिसर्च वगैरह हो रहा है, या फिर अगर वेटरनरी अस्पताल है तो वहाँ पे एनिमल से रिलेटेड चीज़ें होगा। तो अगर बॉडी से रिलेटेड कुछ निकल रहा है तो सबको हम लोग येलो वाला में डालते हैं, पीला वाला में। जैसे जैसे मवाद से, ब्लड से सना हुआ कॉटन, ठीक है, गौज पीस, पट्टी, बिस्तर, कपड़े आदि सबको पीले में हम लोग जाने देते हैं, क्योंकि उसमें रक्त, मवाद ये सब लगा होता है और वो सब बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी इन्फेक्टियस जो है होता है। काला डिब्बा, ब्लैक बिन का मतलब है असंक्रमित कचरा, वैसा कचरा जो असंक्रमित होता है, जैसे शेष बचा हुआ खाना, फल, दवाओं के रैपर, फल के छिलके, ठीक है, एक्सपायरी दवाई, ये सब काला बीन में हम लोग जाने देते हैं। तो बेसिकली ये चार आप लोग याद रखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प देगा, और इसको याद रखना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत बार जो है आपसे 1 से 2 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। ठीक है, चलिए, ये हो गया, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान आप लोग दे दीजिए, मैं यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको रख दिया हूँ। इंडोक्राइन पैंक्रियाज, आपको पता होगा बॉडी में पैंक्रियाज अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, मतलब एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। तो अपन जो एक्सोक्राइन है बाह्यस्रावी और जो इंडोक्राइन है, तो जो इंडोक्राइनल पैंक्रियाज है, अंतःस्रावी वाला जो पैंक्रियाज है, इससे जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है उसको मैं यहाँ पे आज लेकर आया हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि पैंक्रियाज अग्नाशय बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है ना,
लेकिन इंडोक्राइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडोक्राइनल जो है पैंक्रियाज का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंडोक्राइनल पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, आज हम लोग इसको वर्णन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है इंसुलिन है। देखिए, इंसुलिन में जहाँ गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है, बॉडी में आपको पता है डायबिटीज होने लगता है, और एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। कौन सा? आपका डायबिटीज। डायबिटीज अगर डीएम किसी को होता है, ठीक है, डीएम टाइप 2 होता है, टाइप 1 जो होता है यह आपके बच्चे में ज़्यादातर होता है। डीएम टाइप 2 जो होता है यह एज के साथ हो सकता है, मेटाबॉलिक गड़बड़ाने से, इंसुलिन के वजह से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इंसुलिन यह पैंक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा सेल द्वारा सीक्रेट होती है। क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि इंसुलिन जो है किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, तो बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। यह हार्मोन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है। अगर ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है तो वही चीनी हो जाता है व्यक्ति को। तो बेसिकली इंसुलिन ग्लूकोज पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अगर इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से नहीं होगा तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाएगा तो मतलब डायबिटीज है। इसलिए इंसुलिन को सही मात्रा में सिक्रेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इंसुलिन जैसे ही कमेगा बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज पर नियंत्रण करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या क्या काम है इंसुलिन का? यह रक्त ग्लूकोज स्तर को मेंटेन करता है, कम करके रखता है। यह ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। पहले तो याद रखिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं, कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजेन में बदलता है तो इसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन प्रेरित करता है कन्वर्ट होने के लिए? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहता है कि भाई तुम ग्लूकोज हो, बॉडी में बढ़ने से दिक्कत होगा तो तुम ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाओ, और इसी ग्लाइकोजेन में परिवर्तन के जो प्रक्रिया है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। यह ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज में टूटने को कम करता है, ठीक है। यह ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज में टूटने को कम करता है। यानी इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में प्रेरित करने के लिए जो प्रेरित करता है, तो वापस से जो ग्लाइकोजेन होता है ना, इस ग्लाइकोजेन के फिर से ग्लूकोज बनने में टूटकर ग्लूकोज बनने में जो है कम करता है, ठीक है ना। अब चूंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बना रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस कहला रहा है, तो इसीलिए बना रहा है कि ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में कम हो, ठीक है। और फिर से अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने को कम करता है, ठीक है। यह प्रोटीन एवं फैट से नई कोशिकाओं यह प्रोटीन एवं फैट से नई शर्कराओं, न्यू शुगर के बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना, ग्लूकोजेनोसिस को कम करता है। यानी जो यह प्रोटीन एवं फैट से जो नई शर्करा होता है, जो प्रोटीन और फैट से नए नए शुगर बन सकता है, इस बनने की प्रक्रिया जिसे ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, इसको कम करता है। मतलब देखते होइएगा मोटापा व्यक्ति में जो है क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। जो मोटा व्यक्ति होता है उसमें डायबिटीज़ हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका बॉडी का जो प्रोटीन और जो फैट है वो बहुत ज़्यादा शुगर बना रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोजेनेसिस कर रहा है। जबकि वहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोजेनेसिस कम करना चाहिए, तो ग्लूकोजेनेसिस वहाँ पे कम होता तो बॉडी में शर्करा का मेंटेन होता। लेकिन यहाँ पे जो है ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है, तो ग्लूकोज ज़्यादा कहाँ से बन रहा है? मोटापा फैट से बन रहा है, तो उससे हम लोग ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। जबकि इंसुलिन को इस पर नियंत्रण करके कम करना चाहिए ग्लूकोज बनने को, लेकिन ऐसा नहीं करता है, तो मतलब आपका इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यह लाइपोजेनेसिस को प्रेरित करता है, मतलब इंसुलिन लाइपोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है। देखिए, इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को बनने के लिए जो प्रेरित होता है उसे कम करता है, जिसे ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है।
यानी ग्लूकोज का बनना, शुगर का बनना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। और इसी शुगर के बनने को प्रेरित को कम करता है कौन? इंसुलिन, ताकि शुगर ज़्यादा ना बने। ठीक है ना। यह लाइपोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है। ठीक है। यह सेल की ग्लूकोज के प्रति परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो ये इंसुलिन का बेसिक यही काम है, ध्यान रखिएगा। अब आता है अपना एक और महत्वपूर्ण इसका जो है हार्मोन है, किसका? पैंक्रियाज का, इंडोक्राइनल का, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है इंसुलिन के बाद जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पैंक्रियाज में पाई जाने वाली अल्फा सेल द्वारा सीक्रेट होता है। अब ग्लूकागॉन जो है यह अल्फा सेल द्वारा सीक्रेट होता है, अल्फा सेल द्वारा। इंसुलिन बीटा सेल द्वारा और ग्लूकागॉन जो है अल्फा सेल द्वारा। दोनों में लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, गलत मार के चलाते हैं जानते हुए भी। तो ध्यान दे दीजिए, ग्लूकागॉन अगर पूछेगा तो पैंक्रियाज के बीटा सेल द्वारा, सॉरी ग्लूकागॉन पूछेगा तो अल्फा सेल द्वारा, और अगर इंसुलिन पूछे तो आपको बीटा सेल द्वारा। ठीक है। दूसरा है, इसके द्वारा ह्यूमन बॉडी में निम्न कार्य किए जाते हैं। अब जो ग्लाइकोगॉन है, ये जो ग्लूकोगॉन है, ये ग्लूकागॉन जो है निम्न काम करता है। क्या क्या करता है? यह रक्त ग्लूकोज स्तर को बढ़ाता है। अब इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज स्तर को घटाता है। तो भाई ग्लूकागॉन करता है बढ़ाता है, ये बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल को। यह ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली यह ग्लूकागॉन जो है ये इंसुलिन के उल्टा काम करता है। इंसुलिन शुगर को कम करता है, शुगर के बनने को प्रेरित को कम करता है, तो ये जो है ज़्यादा करता है। ठीक है ना। यह एमिनो एसिड तथा फैट से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया के ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। देखिए वहाँ पे था कि वह प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनने की प्रेरित को कम करता है इंसुलिन, यहाँ पे प्रेरित करता है बनने के लिए, मतलब उल्टा काम कर रहा है। ठीक है। यह वसा के टूटने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ये लाइपेज को प्रेरित करता था, लाइपोजेनेसिस को। ठीक है ना। जबकि यह वसा के टूटने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अब जब वसा टूटेगा तो ग्लूकोज में ही प्रेरित होगा। बातें को समझ रहे हैं ना। तो ये ग्लूकागॉन बेसिकली इंसुलिन के बारे में पता हो गया, तो इंसुलिन के उल्टा अपना ग्लूकागॉन चलता है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक और हार्मोन है सोमास्टेटिन। मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था आपको कि सोमैटोस्टेटिन बेसिकली यह ज़्यादा हार्मोन सिक्रेशन न हो उसको रोकता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, यह अलग अलग हार्मोनों को रिड्यूस करता है, ज़्यादा सिक्रेशन होने से कम करता है। ठीक है। तो देखिए सोमास्टेटिन यह पैंक्रियाज की जो है डेल्टा सेल द्वारा जो है सीक्रेट होता है। ठीक है ना। सोमास्टेटिन जो होता है डेल्टा सेल के द्वारा जो है ये सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। इसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिट के मतलब समझते हैं, जो रोकता हो, जो बाधित करता हो। तो ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, कम करता है, रोकता है। ठीक है ना, रिलीज होने से। यह हार्मोन का स्रावन हाइपोथैलेमस द्वारा भी किया जाता है। सोमास्टेटिन हार्मोन को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि यह अलग अलग जो है आपको हिस्सों से सीक्रेट होता है। तो ये आपको हाइपोथैलेमस से भी सीक्रेट होता है, ये आपको पैंक्रियास से भी सीक्रेट होता है, और पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था वहाँ से भी ये सीक्रेट होता है। ठीक है। यह एंटेरियर प्यूट्रिट द्वारा ग्रोथ हार्मोन जो इंटीरियर प्यूट्रिट के जीएच हार्मोन जो सीक्रेट होता है इसको रिड्यूस करता है, कम करता है। मतलब यह ग्रोथ हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन को कम करता है सीक्रेट में। ठीक है। अगर ये कम नहीं करेगा तो बड़े बड़े हाथ पैर, बड़े बड़े व्यक्ति हो जाएगा, समझ गए ना। यह इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन के स्रावन को भी कम करता है। अब सोमास्टेटिन क्या करता है, ये देखते रहता है कि भाई इंसुलिन तो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो रहा है, मतलब इंसुलिन ज़्यादा तो नहीं सीक्रेट हो रहा है। ये भी देखता है कि ग्लूकागॉन तो ज़्यादा नहीं सीक्रेट हो रहा है, दोनों को कम करता है। इंसुलिन को कहता है तुम भी रुक,
और ग्लूकागॉन को कहता है तुम भी रुको, ज़्यादा मत तुमको सिगरेट होना है। तो बेसिकली सोमैटोस्टेटिन का काम ही है कि यह अलग अलग हार्मोन को सिक्रेशन को कम करता है। कम मतलब नियंत्रण करने का यह एक तरीका है सोमास्टेटिन, क्योंकि अगर ज़्यादा सिगरेट होने लगेगा फिर वहाँ भी दिक्कत हो जाएगा, तो ये उसको कम करता है। ठीक है, बताता है कि अब बहुत हो गया, तुम इतना ही पर अभी रुको अब, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सिगरेट हो। समझ गए? तो अपन ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आए होंगे। ठीक है ना।